हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज की शानदार कॉमिक्स खजाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नागराज अपने चाचा नागपाशा की बातों के जाल में फंसकर अपने अतीत से जुड़े रहस्यों को जानने और तिलिस्म में रखे खजाने को हासिल करने निकल पड़ा। तिलिस्म की जानलेवा भयंकर मुश्किलों को पार करता हुआ जब वह खजाने के बक्से तक पहुंचा तो नागपाशा भी वहां अपना असली रंग दिखाने पहुंच गया, लेकिन नागराज और नगीना उसे भगा देने में सफल हो गए। फिर नागराज और नगीना ने उस बड़े बक्से को खोला और यह देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि बक्सा खाली था। न उसमें नागराज के अतीत से संबंधित कोई पांडुलिपि थी और न ही था अकल्पनीय बेशकीमती खजाना। नगीना और नागराज के मस्तिष्क अभी एक साथ साएं साएं कर रहे थे। कुल देवता कालजी जैसे अपराजित शक्ति वाले प्राणी के होते हुए आखिर खजाना और उसमें रखी पांडुलिपि ले कौन गया? नहीं, कालजी के रहते ये खजाना कहीं जा नहीं सकता था। ये खजाना कालजी के अंतर्ध्यान होने के बाद गायब हुआ है। यानी जिसने भी खजाना गायब किया है उसने ये खजाना तब गायब किया होगा जब हम नागपाशा से लड़ रहे थे। कमाल है, आखिर वह रहस्यमय शख्स कौन हो सकता है जो न सिर्फ खजाने के बारे में जानता था बल्कि उसको उसकी तिलिस्म के अंदर से पलक झपकते ही ले जाने की क्षमता भी रखता था। अगर मुझे 1 मिनट, ये बक्से में क्या पड़ा हुआ है? फेस मास्क? ये तो कोई फेस मास्क है। फेस मास्क जरा दिखाना तो। नगीना ने फेस मास्क को मुआयना किया तो उसकी आंखें फैलती चली गईं। ओह, क्या हुआ नगीना? खजाना को ले जाने वाले का पता। ये मैं जोश में क्या बकने जा रही थी? क्या कह रही थी तुम नगीना? कुछ नहीं, पहले इस डरावनी तिलिस्म से बाहर तो निकलो। वो तो ठीक है, लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे नगीना? जिस रास्ते से हम अंदर आए थे उसी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, उस कोने से रोशनी कैसी आ रही है? कमाल है, यहां पर तो एक दरवाजा सा खुल रहा है। ये जरूर इस तिलिस्म का निकास मार्ग है जो तिलिस्म टूटने के बाद अपने आप ही खुल जाता होगा। यानी यह खजाना ले जाने वाला भी यहीं से खजाना ले गया होगा। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्द ही। ओह, खुली हवा। अब मेरा काम खत्म हुआ नागराज। मैं एक दोस्त के नाते तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी उतनी कर दी। अब मैं चलती हूँ, कई जरूरी काम निपटाने हैं। इतनी भी क्या जल्दी है नगीना? पहले मुझे ये तो बताती जाओ कि वह मास्क किसका था, कौन ले गया मेरा खजाना और पांडुलिपि? ये मुझे क्या पता नागराज, तुमको पता है नगीना। तुम खजाने के बक्से में पड़ा हुआ मास्क पहचान गई थी। बताओ किसका है वह मास्क? ये जानकर क्या करोगे नागराज? तुम्हारा खजाना तो चला गया, खोई हुई चीज कभी वापस नहीं आती। और अब मुझे भी जाने नहीं नगीना, तुम्हारी बातों से धोखे की बू आ रही है। बगैर मुझे बताए तुम यहां से हिल भी नहीं सकती। तू मुझे रोक नहीं सकता नागराज। वैसे तो मैं अदृश्य होकर भी यहां से जा सकती हूं, पर तुझे सच्चाई बताए और बगैर अगर ये मैं चली गई तो मेरा दिल मुझे कचोटता रहेगा। तड़ाक! तुमने मुझ पर वार किया नगीना, पर क्यों? दुश्मन पर सिर्फ वार ही किया जाता है नागराज। दुश्मन? पर तुम तो मेरी मित्र हो, तुमने मेरी मदद की, दूसरे विलनों में मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी मित्र सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बनी थी नागराज, और दूसरे विलन से तुम्हारी जान मैंने सिर्फ इसीलिए बचाई क्योंकि खजाना उसी को मिलता जो तुम्हारी जान लेता, और मैं ये नहीं चाहती थी कि खजाना मेरे अलावा कोई और हासिल करे। लेकिन साथ ही साथ मुझे नागपाशा की नीयत पर भी शक हो रहा था, इसलिए बाद में मैं तुम्हारी मित्र बन गई। अगर नागपाशा मुझे धोखा दे देता तो मैं तुम्हारी सहायता से उसे खत्म कर देती, और अगर वह खजाना मुझे दे देता तो मैं तुमको नागपाशा के हवाले कर देती। दोनों ही परिस्थितियां में जीत नगीना की होती नागराज। अच्छा किया तूने अपना असली रूप दिखा दिया मुझे नगीना। तेरे जैसे दोस्त ही दोस्ती के अमृत में विश्वासघात का जहर घोलते हैं। अब मैं तुझे सच बोलने पर मजबूर कर दूंगा। ये बच्चों वाले खेल छोड़ो नागराज। वैसे तो तेरे बंधनों से मैं अदृश्य होकर भी निकल सकती हूँ, लेकिन अदृश्य होने के लिए मुझे अपनी शक्ति का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है,
और मैं अपनी शक्ति अभी बचाकर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी खजाना भी हासिल करना है और उस दुश्मन से लड़ने के लिए मुझे शायद अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। फिर भी नागतंत्रिका नगीना की शारीरिक शक्ति ही तेरे नाग बंधनों को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, और अब मैं तेरी अति शीघ्र मौत का इंतजाम कर दूं, क्योंकि जितनी देर मैं तुझसे लड़ूंगी उतनी ही खजाना मुझसे दूर होता जाएगा। इससे पहले कि नागराज संभल पाता, वह नगीना के जाल में फंस चुका था। ओह, मुझे दम घुटता महसूस हो रहा है। यह नगीना की तंत्र ऊर्जा का कवच है नागराज। इसमें सिर्फ तेरी चंद सांसें लायक हवा हैं और उसके बाद तुझे मिलेगी एक दम घोंटू और दर्दनाक मौत। और तुम ना तो इन दीवारों को तोड़ सकते हो और ना ही जमीन से चिपक चुके उसके आधार को ऊपर उठा सकते हो। अब तुम्हारी मौत निश्चित है नागराज, लेकिन मेरे पास वह यह सुनहरा नजारा देखने का वक्त नहीं है। मैं तो चली। ठहरो नगीना। आवाज की दिशा में घूमी नगीना की आंखें फैलती चली गईं। तुम? हाँ, मैं नगीना। और इसी दौरान और फिर मैं काल भुजंग की खो के रास्ते से यहां पर आपके पास आ गया। यानी तुम्हारे हाथ असफलता ही लगी। उफ, इतने वर्षों और इतनी मेहनतों के बाद मैं नागराज के बल पर खजाने तक पहुंचा, लेकिन सब बेकार हो गया। खजाना पहले से ही कोई और उड़ा ले गया। लेकिन वह था कौन? मेरे नागराज और नगीना के सिवा कौन था जो खजाने के रहस्य को जानता था? शायद मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं नागपाशा। क्या मतलब? मेरे संदेह के दायरे में एक व्यक्ति आ रहा है, लेकिन संदेह गलत भी हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति का बहुत वर्षों से कोई समाचार नहीं मिला है। हो सकता है वह मर चुका हो। किसकी बात कर रहे हो आप? गुरु के नाम बताया तो नागपाशा यूं हिचका जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ उसको चुबो दी गई हों। आप ठीक कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं गुरुदेव। जरूर वही होगा, क्योंकि हमारे अलावा एकमात्र वही शख्स उस खजाने और तिलिस्म के बारे में जानता है। खजाना गायब होने में कहीं ना कहीं उसका हाथ जरूर है, लेकिन वह होगा तो होगा कहाँ? कहीं भी होगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा अपने इन्हीं यंत्रों के सहारे। जबकि इधर फेसलेस, मैं तुमको ही ढूंढने जा रही थी। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे पास आ गए। तुम मुझे ढूंढ रही थी, पर क्यों? इतने भोले मत बनो फेसलेस। खजाने के बक्से में मास्क छोड़ने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, और वह कि तुम सबको यह बताना चाहते थे कि खजाना तुम ही ले गए हो। अब बताओ, वह खजाना कहाँ है? फेसलेस जहां भी जाता है अपनी निशानी यानी मास्क जरूर छोड़ता है। और रही सबको बताने की बात, तो तुमने यह नहीं सोचा कि वह मैंने इसलिए किया ताकि तुम मुझे ढूंढती ढूंढती मेरे पास आ जाओ और मैं तुमको पकड़ सकूं। और अब नागराज को आजाद कर दो नगीना, वरना मैं तुम्हारे बदन की सारी हड्डियों को तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ओह, यानी तुम नागराज के दोस्त? मामला बहुत जटिल हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन। आखिर ये फेसलेस है कौन? खैर, कोई भी हो, अब खजाने का पता तो ये मार खाकर ही बताएगा। इधर नागराज तंत्र कवच में बाहर निकलने की जी तोड़ नाकाम कोशिश कर रहा था। ओह, मेरा दम घुटता ही जा रहा है। मैं अपनी सारी कोशिश के बावजूद ना तो इस खोल को तिलिस्म के हिला पा रहा हूं और ना ही इन दीवारों को तोड़ पा रहा हूं। नागराज की मौत चंद पलों की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उसके मददगार की कोशिश जारी थी। ओह, यह क्या? मेरी तांत्रिक किरणें इस पर बेकार साबित हो रही हैं। तेरे इन तांत्रिक वारों पर मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला नगीना, क्योंकि तेरे सारे तांत्रिक वारों का मेरा यह ताबीज सोखने की क्षमता रखता है, लेकिन मेरे वारों पर तुझे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने बदन पर तरस खा और नागराज को आजाद कर दे। नागराज भी आश्चर्यचकित था। यह फेसलेस तो वही है जिसका मास्क खजाने के बक्से में पड़ा हुआ था, यानी खजाना यही ले गया। इस हिसाब से तो इसे मेरा दुश्मन होना चाहिए, लेकिन यह तो नगीना से मेरी जान बचाने के लिए लड़ रहा है। खैर, अब अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वे सिर्फ फेसलेस। फेसलेस नागराज को बचा तो जरूर लेता अगर वह खुद बच पाता। तू एक गलती कर गया फेसलेस, जो ताबीज के बारे में बता दिया। अब अगर तेरे ताबीज को नष्ट कर दूं तो तू बेबस चूहे जैसा हो जाएगा। नगीना ने अपनी सारी शक्ति को मुट्ठी में बांधे ताबीज पर केंद्रित कर दिया
और फेसलेस के गले से उबलती चीखों से आवाजें तेज और तेज होने लगी। आखिरकार नगीना की तंत्र शक्तियों के आगे फेसलेस का तावीज टिक नहीं सका। अब नगीना की बारी थी। अब बता, कहां छुपा कर रखा है तूने खजाना? ओह, नगीना ने फेसलेस को बेबस कर दिया है। अब तो मुझे फेसलेस को बचाना होगा, लेकिन कैसे? एक मिनट, इस तंत्र कवच में एक कमजोरी है और वह यह है इसकी तली नहीं है। मेरी सर्प सेना इस पथरीली जमीन में सुरंग तो नहीं बना सकती, लेकिन चट्टानों के बीच की दरारों में घुसकर चट्टानों के जोड़ को कमजोर कर सकती है। और एक बार ये जोड़ कमजोर हो गए तो मैं अपनी बची हुई खुची शक्ति का इस्तेमाल करके इस कैद से आजाद हो सकता हूं। उधर नगीना के बार फेसलेस को तड़पाने पर मजबूर कर रहे थे। बता पता कहां छिपाया है तूने ये वह खजाना? लेकिन फेसलेस ने ना तो बोलने की कसम खाई थी, चाहे नगीना उसकी जान ही क्यों ना ले ले। लेकिन अब फेसलेस अकेला नहीं था। ओह, नगीना तो फेसलेस की जान लेने पर उतारू है। मुझे इसे, अरे यह क्या? नगीना जब तंत्रवार करती है तब तब उसके गले में लटकी खोपड़ी चमकने लगती है। लेकिन इस बात का मेरा ध्यान कभी क्यों नहीं गया? शायद इसलिए क्योंकि मैं नगीना को पहली बार किसी और से लड़ते देख रहा हूं। लेकिन इस बात का मतलब क्या हो सकता है? खैर, यह मैं बाद में सोचूंगा। अभी तो मुझे फेसलेस की जान बचानी है। वक्त बहुत ही कम था। नगीना ने फेसलेस की गर्दन पर अपने तंत्र सिकंजे कस लिए। बता, बोल, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मास्क के अंदर फेसलेस की आंखें अपने कटोरों से बाहर उबल आई थीं। लेकिन तभी नगीना का सिकंजा खुल गया। ओह, यह कौन? नागराज, तुम आजाद कैसे हो गए? ये सोचना छोड़ो कि मैं आजाद कैसे हो गया, बल्कि ये सोचो कि तुम आजाद कब तक रहोगी। नगीना को तो कालदूत भी कैद नहीं कर सकता नागराज। नगीना आजाद थी और आजाद रहेगी, और साथ ही साथ तुझे भी आजाद करा कर जाएगी इस दुनिया से। नगीना की तंत्र शक्तियों के सामने मेरी सर्प शक्तियां कुछ भी नहीं है। लड़ाई जीतने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। अरे, नगीना ने मुझ पर वार करते हुए ये खोपड़ी फिर से चमकने लगी। कहीं ये खोपड़ी नगीना की शक्तियों का केंद्र तो नहीं? खैर, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खोपड़ी की माला इसकी गर्दन से अलग करते ही सच्चाई का पता चल जाएगा। नागराज ने बिजली की तरह लपक कर खोपड़ी की डोरी को थाम लिया, लेकिन उसका शक्तिशाली झटका भी डोरी को नगीना के शरीर से अलग न कर सका। ओह, तू ये तंत्र मुंड पाने की कोशिश कर रहा है? यानी तू समझ गया कि मेरी शक्तियों की असीमित बनाने का वाला ये मुंड ही है। इसके बगैर नगीना की शक्तियां इतनी घातक नहीं रह जाती, और इसके संपर्क में नहीं रहने पर मुझे अपने अदृश्य शक्ति और प्रतिरूप शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। लेकिन एक बात और सुन ले, ये खोपड़ी की डोरी मंत्रित है। दुनिया की कोई भी शक्ति इसे काट नहीं सकती। ये तंत्रमुंड नगीना के शरीर से कभी अलग नहीं हो सकता। नगीना की बात सच लगती है। मेरे शरीर में अगणित सर्पों का असाधारण बल है, फिर भी इस मामूली सी दिखने वाली डोर की तोड़ नहीं सका। अब कोई और रास्ता ढूंढ कर निकालना होगा अतिशीघ्र। एक मिनट, नगीना के अनुसार इस संसार की कोई भी शक्ति मांत्रिक डोरी को काट नहीं सकती। लेकिन अगर वह शक्ति इस संसार की ना हो तो? जैसे कि ये नागफनी सर्प जो देव कालजी ने मुझे आशीर्वाद में दिए, शायद ये नगीना के तंत्रमुंड की डोरी को काट सके। नागराज की तरकीब काम कर गई। नागफनी सर्पों के तेज नेंजो की डोरी ने काट दिया। खोपड़ी दूर जा गिरी, लेकिन नगीना की शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ओह, यह क्या? आचार्य मत करो नागराज। ये खोपड़ी जब तक मेरी शक्ति घेरे के अंदर रहेगी तब तक इसकी शक्ति मुझ तक पहुंचती रहेगी। तो फिर मैं ऐसा इंतजाम कर देता हूं नगीना कि ये तंत्र किरणें तुम तक ना पहुंच सके। नागराज ने सर्पों को खोपड़ी को पूरी तरह से ढक लिया और नगीना तक तंत्र किरणें पहुंचनी बंद हो गईं। पसीने पसीने हो उठी नगीना, लेकिन फिर भी उसने कदम पीछे नहीं हटाए। अब तेरे बारों का असर मामूली रह गया नगीना। ये बात तूने मुझे बताई थी ना, और अब मैं तुझे कहीं भागने नहीं दूंगा। वाह नागराज, जरा बहती गंगा में मुझे भी हाथ धो लेने दो। नगीना की शक्ति को कम करके चूहो अपने आप को शेर समझ रहे हो, लेकिन एक बार अगर तंत्र मुंड मेरे हाथ में आ गया तो उसके बाद तुम लोगों की खैर नहीं।
नगीना सब कुछ भूलकर खोपड़ी की तरफ लपकी और उसके हाथ में कई विष भरे दांत गड़ गए और इन काटने वालों में से नागफनी सर्प भी शामिल थे। वैसे तो नागतंत्रिका नगीना पर सांपों का विष बेअसर था, लेकिन इन विषों में नागफनी सर्प का विष भी शामिल था। वे नागफनी सर्प जिसके विष दंतों में भरा था कालजी देव का विष। नगीना पर नशा सा छाने लगा। ओह, मेरा सिर घूम रहा है। इस अवस्था में तो नागराज और फेसलेस का एक साथ सामना नहीं कर सकती। अब मुझे अपनी शक्ति का एकत्रित करके यहाँ से बाद जाना पड़ेगा और इसके बाद मैं वापस आऊंगी और इन दोनों से निपटूंगी। अभी मैं तंत्रमुंड के संपर्क में हूँ, इसलिए अपनी अदृश्य शक्ति का प्रयोग कर सकती हूँ। नागराज, ये तो अदृश्य हो रही है, हम इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते फेसलेस। लेकिन अब मुझे इसकी कमजोरी का पता चल गया है। अगली बार ये मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद नागराज। नागराज के चेहरे पर मित्रता का कोई भाव नहीं उभरा। मैंने तुम्हें नागपाशा के अड्डे पर बाकी विलेन के साथ देखा था, तुम उनमें से एक हो। तुमने नगीना से मेरी जान बचाने के लिए एवज में जो एहसान किया वह बराबर हो गया। अब चुपचाप खजाना मुझे सौंप दो। नागराज के ये तेवर देखकर एक पल के लिए शेर उठा फेसलेस जल्द ही संभल कर बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो नागराज, मैं उनमें से नहीं हूं। नागपाशा के अड्डे पर मैं एक खास मकसद के तहत मौजूद था। रही बात खजाने की, तो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, वह मेरे पास तुम्हारी अमानत है। तुम चाहो उसे तो ले जा सकते हो। अगर ऐसी बात है तो तुमने खजाना तिलिस्म से उड़ाया क्यों? बचाव के लिए। अगर मैं ऐसा न करता तो वह खजाना नागपाशा के हाथ में पड़ चुका होता। इसलिए जिस समय तुम और नगीना नागपाशा से लड़ाई में व्यस्त थे तो मैं चुपके से सारे खजाने को वहां से उड़ाकर ले गया। लेकिन तुम उस तिलिस्म में पहुंचे कैसे? कौन हो तुम? समय आने पर सब पता चल जाएगा नागराज। फिलहाल तो तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हें खजाने रूपी तुम्हारी अमानत सौंप दूं। कहाँ ले जाना चाहता है ये मुझे? कहीं ये मुझे फिर किसी जाल में तो नहीं फंसा देगा? मुझे इससे पूरी तरह सावधान रहना होगा। और वहां से थोड़ी ही दूर पर किसी की आंखें फटी जा रही थी, पता नहीं भय से या आचार्य से। कौन हो तुम? ये आंखें प्रोफेसर नागमणि की थी और वह अभी अभी होश में आया था। मैं लद्दाख में यहाँ कैसे आ गया? मैं तो खाई में गिर रहा था, मैं बच कैसे गया? तेरी सारी सवालों का जवाब मैं एक एक करके देता हूँ। मेरा नाम वेदाचार्य है और खाई में गिरने से हमने तुमको बचाया है। लेह से इस स्थान तक हम ही तुमको लाए हैं नागमणि। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और अरे, तुम तो अंधे हो, तुमने मुझको पहचाना कैसे? प्रत्येक प्राणी का शरीर एक खास प्रकार की तरंगें छोड़ता है नागमणि, और उन तरंगों में उसकी पहचान के साथ साथ उसका भूत, वर्तमान, भविष्य भी छिपा रहता है। मैं इन तरंगों को उतनी ही आसानी से पढ़ सकता हूँ जितनी आसानी से तुम एक किताब पढ़ सकते हो। परंतु तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं नागमणि, मुझे दिलचस्पी है नागराज में। यह सुना है कि तुमने नागराज को शिशु अवस्था में कहीं से पाया और फिर उसको नाग शक्ति प्रदान की। हमको इस कथन पर विश्वास नहीं, हम सत्य जानना चाहते हैं और साथ यह भी जानना चाहते हैं कि नागराज तुमको कहाँ मिला, उसकी स्थिति और आयु क्या थी। जब तक ये अंधा बूढ़ा बड़बड़ा रहा है तब तक मैं यहाँ से फुट लेता हूँ। ओ, बुड्ढे को हवा में बात करने देता हूँ, लेकिन ये इलाका तो मेरा देखा हुआ है। कौन सा है ये इलाका? यहीं पर तो मैं, अरे वह मंदिर है जहां से मैं नागराज को उठाकर लाया था। इस इलाके से बाहर निकलने का तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं बूढ़ा तो मेरी परछाई तक नहीं पा सकता क्योंकि मैं यहाँ के चप्पे से वाकिफ हूं। हाँ, तो तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। यहां से 1 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क। ओह हाँ, तो तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? पर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्यों दूं? हम भविष्य वक्ता ज्योतिष हैं नागमणि, योद्धा नहीं। बुद्ध भी हो गए हो, वृद्ध भी हो गए, लेकिन इन हाथों में अभी भी वह ताकत है।
जो तुमको सत्य बोलने पर बाध्य कर देगी। कड़कड़ा उठी नागमणि की कलाइयां। ठहरो ठहरो, बताता हूं। लेकिन नागमणि कुछ बोल पाने से पहले ही, आचार्य जी, ये तो फेसलेस की आवाज है, लेकिन मैं किसी और की भी शारीरिक तरंगें ग्रहण कर रहा हूं। ये तो नागराज है, नागराज। नागराज अपनी अमानत को लेने आया है आचार्य जी। अवश्य मिलेंगे, लेकिन पहले नागराज का ध्यान कहीं और चला गया। नागमणि, ये तो जिंदा है, और ये यहां पर कैसे आ गया? इसको हमने बचाया है नागराज, और हम ही इसको लेकर यहां आए हैं, क्योंकि ये ही हमको वे सबूत देगा जो सिद्ध करेंगे कि तुम ही दिव्य खजाने के असली वारिस हो। क्या मतलब? यानी जिस बात को कुलदेव कालजी प्रमाणित कर चुके हैं, उसे यह दुष्ट नागमणि प्रमाणित करेगा? और आप इस मामले में न्याय करने वाले कौन होते हैं? कौन हैं आप? और ये फेसलेस? देव कालजी देवता होते हैं नागराज, भगवान नहीं। वे लोग भी गलती कर सकते हैं। पुराणों में इस बात के अनगिनत प्रमाण हैं। और हम हैं। हम कौन हैं इसका पता भी तुमको अतिशीघ्र चल जाएगा। और अब तुम चुपचाप बैठकर नागमणि की बातें सुनो। अधिकार से भरी वेदाचार्य की बातें आवाज सुनकर नागराज चुपचाप बैठने पर विवश हो गया। कौन है ये वृद्ध व्यक्ति? ये फेसलेस, और इस वृद्ध का कोई षड्यंत्र तो नहीं? मुझे सावधान रहना होगा। परंतु ये फेसलेस कहाँ चला गया? और ये भी तो यहीं पर था। वेदाचार्य के एक इशारे पर प्रोफेसर नागमणि की टेप की तरह चालू हो गया। नागराज शिशु अवस्था में मुझे तब मिला था जब मैं विलक्षण जाति वाले सर्पों के विष की तलाश में इसी जंगल में आया था। तब मेरे कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज पड़ी। वह आवाज पास के एक मंदिर से आ रही थी। वह बच्चा नागराज ही था। मैं उस पर नजर पड़ते ही चौंक गया। मैंने उस बच्चे को मंदिर के पुजारी से मांग लिया। उसने एक मनगढ़ंत कथा सुनाते हुए वह बच्चा मुझे खुशी खुशी सौंप दिया। मैं नहीं जानता था कि उस पुजारी ने मुझसे झूठ क्यों बोला, पर वह बच्चा लेकर यहां से चला गया। और जब मैं अपनी लेबोरेटरी में मैंने बच्चे की खून की जांच की तो आश्चर्यचकित रह गया। बच्चे के खून में लाल रक्त कणों के साथ साथ सूक्ष्म सर्प भी मौजूद थे। यह रहस्य मेरी समझ में से बाहर था। नागराज को बनाने का श्रेय मैंने जरूर लिया, लेकिन उसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। शक्तियां उसके पास पहले से ही थी। मैंने सिर्फ उसको उन अद्भुत सर्प शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया। और फिर नागराज के मस्तिष्क में एक मानसिक अवरोध लगाकर मैंने उसको आतंकवादियों के बीच नीलामी के लिए पेश कर दिया। नागराज के विषय में इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन नागराज का मस्तिष्क पढ़ने के बाद बाबा गोरखनाथ ने नागराज को जो कहानी बताई थी वह तो यह नहीं थी। गोरखनाथ ने वही कहानी जानी जो मैंने नागराज के मस्तिष्क में भरी थी। और वह मैंने इसलिए किया था ताकि नागराज हमेशा मुझे अपना आविष्कार मानता रहे और मेरे बस में रहे। सच्चाई का पता अभी चल जाएगा। तुमने बताया कि वह मंदिर यहीं आसपास ही है। हमको वहां ले चलो। शायद वहां से पता चल सके कि वह शिशु मंदिर में कहां से आया था। लेकिन मंदिर पहुंचकर निराशा ही हाथ लगी सबको। आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय मेरे पिता इस मंदिर के पुजारी थे और उनका स्वर्गवास हुए तो वर्षों बीत गए। हल्का सा याद पड़ता है, परंतु वह शिशु कहां से आया यह तो शायद बाबा भी नहीं जानते थे। अगर जानते होते तो कभी ना कभी मुझे जरूर बताते। यानी तुम उस शिशु के विषय में कुछ नहीं जानते? ओह, यानी ये समस्या वहीं की वहीं। अरे, पानी के कलकल की आवाज। मंदिर के पास कोई नदी बहती है क्या? हाँ, एक नदी तो है। ओह, अब मैं समझ रहा हूं वह शिशु इस मंदिर तक कैसे पहुंचा था। मेरे साथ आओ नागराज। लेकिन इस दुष्ट नागमणि का क्या करें? इसको यहीं पर बांधकर छोड़ दो। अब हम इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नागमणि को सर्प बंधनों में पकड़ने के बाद नागराज वेदाचार्य के साथ नदी के किनारे पर जा पहुंचा। नदी के भाव किधर से आ रहा है नागराज? उस पुराने किले की तरफ से जहां नागपाशा का अड्डा था। मैं जानता था। आओ, हमको नदी के भाव के विपरीत दिशा की तरफ बढ़ना है और उसी से यह साबित हो जाएगा नागराज की खजाने के वारिस तुम ही हो। मुझे तो इसकी बातें समझ ही नहीं आ रही।
आखिर नदी के बहाव का मेरे जीवन के तथ्यों से क्या संबंध था और अटूट संबंध था, और इसका सबूत कई वर्षों से बाद भी नहीं मिटा। रुको नागराज, हमारी ज्ञानेंद्री संकेत दे रही कि यह नदी के किनारे आसपास कुछ विशेष है। हाँ, लगता तो है, क्योंकि हड्डियों और कुछ पशु पक्षियों की हड्डियों के अवशेष पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका मांस पिघलकर इन हड्डियों से अलग हो गया है। लेकिन इन हड्डियों से मांस जैसे अलग हुआ है, वैसे तो सिर्फ मेरे जहर से ही होता है। लेकिन मेरा जहर इनके शरीर में कैसे पहुंचा, जबकि आज से पहले मैं यहां कभी नहीं आया? तुम यहां आए हो नागराज, आज से पहले बचपन में तुम यहां आए हो, और इस नदी का बहाव तुम्हें यहां लेकर आया है, और इस बात का प्रमाण यहां आसपास जरूर मिलेगा। ढूंढो उसे। तलाश जल्दी ही रंग लाई। ये झाड़ियां कुछ अजीब से लगती हैं। नदी में उगी इन विशेष झाड़ियों का हल्का नीला रंग बताता है कि ये कभी ना कभी मेरे जहर के प्रभाव में जरूर आई हैं। इन्हीं झाड़ियों में बसे जहर की वजह से यहाँ का पानी जहरीला हो गया है, जिसे पीने वाले पशु पक्षी जहर के प्रभाव से पिघल गए हैं। एकदम सही कहा तुमने नागराज। और ऐसा तब होता है जब तुम बालक रूप में बहते हुए इन झाड़ियों में आ फंसे। और तुम बालक रूप में नदी में इसलिए बहते हुए यहां आ पहुंचे क्योंकि तुम्हें मृत समझकर नदी में फेंक दिया गया था। मृत समझकर? लेकिन मेरे चाचा नागपाशा ने तो मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई थी। नागपाशा ने तुम्हें जो कुछ सुनाया वह मनगढ़ंत था, झूठ था। तुम्हारा वास्तविक अतीत क्या है ये तुम्हें हम बताते हैं। आप मेरे अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। राज ज्योतिष वेदाचार्य से कुछ ना छिपा, और ना ही तुम्हारे पिता राजा तक्षकराज से हमसे कुछ छिपाया है। हाँ नागराज, ध्यान से सुनो। तो गाइस, ये थी खजाना कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम जल्द ही मिलेंगे। गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं खजाना कॉमिक्स के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।